गुड मॉर्निंग छठे। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम कुछ इस वीडियो में हम आज 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम बात करें तो एक है आपका ये, दूसरा है उत्प्रेरक क्या है, तीसरा पादप हार्मोन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मैंने ले लिया है, चौथा है प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये चारों जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए हम आज की इसी क्लास में आगे देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आज सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन देखिए, कहता है कि क्या होता है जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं। क्या होगा जब जिंक को हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे? तो हमें पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन थ्योरी पोर्शन भी देखते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में आपको पता है कि जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं, इसका एक समीकरण होता है Zn प्लस FeSO4 इज इक्वल्स टू, मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं इस समीकरण को ऊपर लिखता हूं। समीकरण क्या है? समीकरण होता है Zn प्लस FeSO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Fe। देखिए, कहता है कि जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का। मैंने क्या किया, जिंक को लिया और जिंक को डाल दिया इस फेरस सल्फेट के विलयन में। जब फेरस सल्फेट के विलयन में डाला गया तो वहां से निर्माण होता है जिंक सल्फेट का, और साथ ही साथ ये जो आपका फेरस है अर्थात आयरन जो है वो विस्थापित हो जाता है। इसका रीजन है, आप लोग जब पढ़े होंगे चैप्टर तो उस रिएक्शन में पढ़े होंगे कि कोई एक आता है और दूसरे को भगा देता है। ये जैसे जिंक आया और जिंक आकर के क्या किया, लोहे को उसके स्थान से हटा दिया, मतलब लोहे को विस्थापित कर दिया। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है आपकी सक्रियता श्रेणी। ये विस्थापन अभिक्रिया तभी होगा जब सक्रियता श्रेणी वो होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं इसका, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान रखना होगा। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी से जानते हैं कि जिंक जो है, जिंक वो अधिक क्रियाशील तत्व है, परंतु आयरन जो है, आयरन लोहा, वो कम क्रियाशील होता है, इसीलिए आयरन विस्थापित हो जाता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो आपके नीचे जस्ट नीचे सामने दिया गया है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सक्रियता श्रेणी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, के से होता है कैटरीना। मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसे सबसे ज्यादा सक्रिय धातु सोडियम है, उससे सॉरी पोटेशियम है, फिर सोडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, अल्मुनियम है, जिंक है, लोहा है, पीबी यानी कि लेड सीसा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आधातु के श्रेणी में आता है, तांबा है, पारा है, चांदी है, सोना है। सबसे कम क्रियाशील होता है सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब कम क्रियाशील धातु है। तो इसको आपको याद रखने का एक तरीका हो सकता है के एस के से हम कह सकते हैं कैटरीना। क्या कह सकते हैं? कैटरीना। आपको अच्छा से याद रहेगा, या फिर जो कोई भी आपका के से नाम आ जाए, कैटरीना, करीना, करिश्मा, जो कुछ भी है। कैटरीना ने ने के आर से मैंने माना कार। क्या मांगती है? कार। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगती है? तुम्हें भी पता है भाई। कार मांगती है एल्टो, अल्टो 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 अल्टो। जेड एन से मांगती है जेन। कौन सी कार? अल्टो या जेन या फिर फेरारी। फेरारी, अल्टो, जेन या फेरारी। फिर भी पीबी से मैंने माना, फिर भी फिर भी फिर भी एच से हो गया है क्यों? क्यों? मांगती तो है अल्टोजन फेरारी, लेकिन उसको मिला नहीं, तो मिलता है क्या? फिर भी है क्यों? मिली। मिली। क्या मिलती है? ए जी से आपका हो गया, ए जी से आपका हो गया सिल्वर, सिल्वर। और ए यू से हो जाता है ऑडी, ऑडी। तो
कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फेरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस ट्रिक से हम इस सक्रियता श्रेणी को याद रखेंगे। इसमें ध्यान में रखना ये है कि जो जितना आगे है, जो जितना आगे है वो उतना ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि सबसे आगे आपको नजर आ रहा है कि सर सबसे आगे आपका, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, सबसे आगे आपका जो है वो पोटेशियम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील। उसके बाद सोडियम क्रियाशील है, लेकिन सबसे कम क्रियाशील आपका सोना है, गोल्ड है, चांदी है, पारा है, ये सब कम क्रियाशील धातु हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक क्या है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, क्या है वैसे पदार्थ जो किसी तो हम कह सकते हैं, ये सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के बेज नहीं होगा, यहाँ पे वेग होगा। क्या होगा? वेग, यानी कि स्पीड, स्पीड वेलोसिटी। वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या फिर बढ़ा देंगे या फिर घटा देते हैं, दोनों में से कोई एक काम करेगा। या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, उस वैसे ही पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। यह जो है किसी भी अभिक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। एज पर एक एग्जाम्पल मान लिया मैंने। आप लोग अक्सर सुने हैं कि, मैं एक कहानी सुनिए छोटी सी, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि एक मैं था, एक रास्ते से जा रहा था, बगल में दो चार लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। दो चार लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और बहस बहुत देर तक बात विचार हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, जो कुछ भी आप समझे। और उसी में क्या हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया, किसी एक को पकड़ करके, किसी एक को पकड़ करके बड़े अच्छे से समझाया समझाया। तब क्या हुआ कि उन चारों के बीच झगड़ा शुरू हुई। तो हमने क्या किया, जो झगड़ा होना था लेट से, वो झगड़ा मैंने क्या किया, जल्दी करवा दिया। यानी कि जो झगड़ा होने का वेग है उसको मैंने बढ़ा दिया। लेकिन क्या मैंने उस झगड़ा में पार्टिसिपेट किया? मैंने किसी को मारपीट में भाग लिया? नहीं भाग लिया। तो सेम उसी प्रकार होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भी वही करता है, किसी भी अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग नहीं लेगा, वही बोल रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है उसको घटा या तो बढ़ा देगा। मतलब अगर मैं गया तो मैंने झगड़ा को फास्ट कर दिया, जल्दी हो गया। लेकिन अगर मेरे जगह कोई और होता, कोई वृद्ध व्यक्ति होते, तो वो समझाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, झगड़ा से किसी का कोई फायदा नहीं है, तो वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते। तो ये दोनों कारण हो सकता है, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। सबसे पहले बताएंगे कि पादप हार्मोन होता क्या है। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए। जैसे आपको पता है कि हमें जब कोई चूटी काटता है या फिर मच्छर ने काट लिया, तो हम तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। वो रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो जितने भी जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो चीजें होती हैं। कुछ तो हार्मोन्स होता है, जैसे आपके बालों का बढ़ना, कुछ हार्मोन्स होता है, और कुछ जो है तंत्रिका तंत्र भी काम करती है। तो उसी प्रकार हम पादप में देखते हैं। जब पादप में बात करेंगे तो पादप में केवल और केवल हार्मोन्स पाया जाता है। उसमें तंत्रिका तंत्र जैसी कोई चीजें नहीं होती है। उसके पास ब्रेन नहीं है, उसके पास मेरु रज्जु नहीं है, तो ये सब उसके पास नहीं पाया जाता है। तो उसमें जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे उसका बढ़ना हो गया, उसमें फल का पकना हो गया, पौधों का पत्तियों का पीला पड़ना हो गया, फिर हम बात करें कि आपने पढ़ा होगा प्रकाशानुवर्तन, ये सारी जो घटनाएं हैं वो उसमें किसके कारण होता है? तो हम कहेंगे सर वो सारी जो घटनाएं पौधों में, वो हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण? हार्मोन्स के कारण। तो वही कहता है, वैसे जटिल रासायनिक यौगिक जो पौधों में रासायनिक रूप से नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। किसके कार्य करेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, उसे ही हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। ऑब्जेक्टिव पर्पस से ध्यान रखिएगा, इस पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन? फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि पौधों में जो है वो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता, मतलब केमिकल के माध्यम से होगा, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन था दूसरा,
में सेकंड क्वेश्चन है, दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, तो हम बता देंगे, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी ये ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन 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 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन। और एक होता है जिब्रेलिन, क्या होता है, जिब्रेलिन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये तो 5 नंबर में भी आता है कि प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कि जैसे हम देखते हैं कि किसी भी वो कोई भी चालक तार है, कोई भी सुचालक पदार्थ है, तो उस सुचालक पदार्थ से करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करके आवेश का जो प्रवाह होता है, तो उसी को करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब जब विद्युत धारा उससे गुजरेगी, तो उसके रास्ते में आने जाने के बीच में कुछ ना कुछ वैसा भी पदार्थ होता है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे हम लोग अगर एक सड़क पे जा रहे हैं, अगर कहीं बीच में ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर क्या करता है, हमारे स्पीड को स्लो कर देता है। सेम उसी प्रकार चालकों में भी कुछ गुण होते हैं, कुछ वैसे गुण होंगे जो उसके स्पीड को क्या करेगा, तो रोकने का काम करेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, किसी चालक का वह गुण, कौन सा गुण, जो 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 उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। उस उसे हम क्या कहते हैं, तो उस गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को सूचित किससे करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे, प्रतिरोध को सूचित करते हैं कैपिटल आर से। किससे, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, इसका ओम, एस आई मात्रक जो होगा वो ओम होगा। ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, हेडफोन का सिंबल देखा है ना आप लोगों ने, ये इसी प्रकार से होता है ओम का सिंबल। इसका एस आई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इससे यह जो है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करेंगे, तो हम देखते हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है चालक की लंबाई पर। किसके ऊपर, चालक की लंबाई पर। हमने बताया था आपको कि ये जो प्रतिरोध है उसको आर से सूचित करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से। तो हम कह सकते हैं कि ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि आर समांतर समानुपाती होगा एल के। इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा पॉइंट कहता है ये जो होता है चालक का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और क्षेत्रफल अगर बढ़ता है, तार की मोटाई अगर बढ़ जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तब उस स्थिति में उसका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। यानी कि क्या होगा कि आर जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। इसको हम कहते हैं समीकरण 2, समीकरण सेकंड मान लिया मैंने। अब जब कभी हम सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं, वही लिख रहा हूं मैं, 1 और 2 को मिलाने पर तो क्या होगा कि सर आर तो रहेगा, पैरेलल हो जाएगा, ऊपर में एल नीचे ए। और जब हम समानुपाती के चीज बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। तो ये हो गया आपका क्या चीज, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। ये हो गया आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला। और ये जो रो है ना, वो डिपेंड करता है चालक की प्रकृति के ऊपर। किसके ऊपर, चालक की प्रकृति के ऊपर। जैसे जैसे चालक की प्रकृति बदलेगी तो ये रो का मान बदल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लोहा की, तो लोहा के लिए चालक का जो रो होता है, यानी कि वो अलग होता है, चालकता अलग होती है। तांबे की बात करें, तांबा के लिए अलग होता है। तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर, चालक का क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।